हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है चिरंजीत चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं नीट में, क्या क्या उसका पैटर्न रहता है, वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, पहले आपको मैं वो थोड़ा सा बताता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो शुरू हुआ था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, उससे भी पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको उतना जानना नहीं है, आपको नीट के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैं थोड़ा बहुत पहले आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद कौन कौन सी थ्योरीज आए उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। फिर फाइनली हम लोगों को जो पढ़ना है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ना है, नील बोर्स के एक्सपेरिमेंट्स, नील बोर्स थ्योरी पढ़नी है, दैट इज एक्सपेरिमेंट के बारे में, थ्योरी के बारे में पढ़ना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जानना है, वो आपके सिलेबस से बाहर है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, डुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, डुअल कैरेक्टर क्या होता है, हाँ डुअल कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन्स में ही होते हैं या फिर प्रोटॉन्स में होते हैं या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उसमें भी रहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, एस पी डी एफ, उनका शेप्स के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो ये सब हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को एक एक करके टॉपिक पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी लगाएंगे। सो नीट एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो इसके लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके नीट और आईआईटी जेईई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं वो आपको थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि पढ़ने से पहले कंटेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इंडेक्स जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहले मैं थ्योरीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली जो थ्योरी, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरीज़ में कौन कौन सी थ्योरीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए स्टोरी के हिसाब से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि साइंस जो है वो एक दिन में नहीं बना है, लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, डिस्कशंस किए, पेपर पब्लिश किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुछ मेरिट है, कुछ डीमेरिट है। वो मेरिट लिया, डीमेरिट को सॉल्व किया, क्या अनस्टेबिलिटी थी, क्या प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व किया दूसरी थ्योरी ने, फिर इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद आ गया थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। एक सेकेंड, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद आ गया आपका रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। फिर आया आपका बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के बाद फिर आपको बोर्स थ्योरी में एक मॉडिफिकेशन है, समरफील्ड मॉडिफिकेशन या समरफील्ड की थ्योरी। समरफील्ड्स मॉडिफिकेशन, ओके गाइज। उसके बाद समरफील्ड थ्योरी के बाद जो नील्स बोर थ्योरी थी, उसी को समरफील्ड ने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया।
उसके बाद आपका आता है क्वांटम थ्योरी। तो हमको क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़नी है, थोड़ा मैं आपको बस एक दो पॉइंट्स बता दूंगा जो कि आपको ज़रूरत है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में mvr इक्वल एनर्जी बाय 2 वहाँ पे थोड़ा एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानना होता है आपको। ये थ्योरीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो थ्योरी डिस्कशन करने के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक दूसरा चीज़ है, थ्योरी डिस्कशन करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा के बारे में, बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने जो बच्चों जिन एस्पिरेंट्स ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया या एबीसी ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, उन्होंने वो काफ़ी मतलब उन्होंने एक टर्म सुना होगा, लीमैन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफन, इन सीरीज़ के बारे में सुना होगा। स्पेक्ट्रा क्या होता है उन सीरीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे। रेडियस के साथ, ठीक है, थोड़ा डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, एनर्जी कैलकुलेशन हो गई, डी ब्रॉगली। उसके बाद हम देखेंगे कि एक प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आया उसने एटॉमिक थ्योरी को ही मतलब चेंज करके रख दिया। वो जो प्रिंसिपल इस तरीके से है कि वो नील्स बोर की जो इतनी बढ़िया कैलकुलेशन वाली थ्योरी चल रही है, एनर्जी कैलकुलेशन एज वेल एज रेडियस कैलकुलेशन भी यहाँ पे होगा आपका। तो एनर्जी कैलकुलेशन आपको पता है, आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो कि एनर्जी इज रिलेटेड विद योर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल टू -12 mv², और वहाँ से आप मोमेंटम भी डिराइव कर सकते हो p²/2m। सो अगर एनर्जी कैलकुलेट किया ऑटोमेटिकली आप मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। रेडियस, रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है? लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो आपने पोजीशन और एज वेल एज मोमेंटम या एनर्जी दोनों साथ में बता दिया, वेलोसिटी बता दी। ठीक है, हाइजेनबर्ग वो कुछ और ही दुनिया में चल रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट से बताया भाई ऐसा तो होगा ही नहीं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया उसके बाद लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। फिर लोग फिर लोग इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल या एटम का एज अ पार्टिकल ट्रीट ना करके वेव के बारे में सोचने लगे कि क्वांटम थ्योरी के वहाँ से आया। तो डुअल कैरेक्टर जो डी ब्रॉगली की बात थी उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, थोड़ा बहुत ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा सॉल्व करते वक्त नील बोर की थ्योरी से आएगा। थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट जब हम डी ब्रॉगली इक्वेशन लगा लोगों के जाएंगे, और समरफील्ड के बारे में जाएंगे, थोड़ा बहुत वहाँ से आएगा। बाकी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लाके ऑर्बिटल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ वो सारा मैं डिस्कशन करूँगा अपने वीडियोज़ में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगा वहाँ पर हम लोग अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है। अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है नोडल प्लेन के बारे में, नोडल प्लेन के क्वेश्चन आने लगे हैं कि पी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन हैं, डी ऑर्बिटल्स में कितने नोडल प्लेन हैं। तो एक रेडियल नोड आता है, एंगुलर नोड आता है, एक नया है नोडल प्लेन। तो मैं तीनों नोड्स के बारे में आपको बताऊंगा, आप मेरे वीडियोस को देखो, सीखो और समझो। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है दोस्तों, सो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो अभी शुरुआत करते हैं, आज गर्मी बहुत है तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आप जैसा कि आप हमारा जो पहला टॉपिक है, क्या है भाई पहला टॉपिक? थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करना। सो चलो थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। थ्योरीज के बारे में डिस्कशन, इसमें मैं आपको कोई नोट्स नहीं बताऊंगा या कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा आप, बट फिर भी जान लो। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बोला गया कि भाई एटम ही है किसी एक मैटर का इंडेस्ट्रक्टिबल पोर्शन। मतलब अगर आप किसी मैटर को तोड़ते हो तो जो लास्ट पोर्शन बन के आएगा दैट विल बी योर एटम। सो एटम
को और आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ा और भी लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज लगाई। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने गोल्डफॉल का एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, आप ध्यान से समझो। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से करा कि उन्होंने एक एटम लिया, उस एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जब मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे भी बताऊंगा कि अल्फा बीटा गामा तीन तरह की रेज होती हैं या पार्टिकल्स होती हैं। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रे और पार्टिकल, कभी रे बोल रहे हैं कहीं पार्टिकल बोल रहे हैं। बेसिकली हमको पता है कि ये डुअल कैरेक्टरिज्म शो करता है। तो आप अभी इतना जान के चलिए कि पार्टिकल और वेव दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम, दोनों प्रॉपर्टीज एक ही चीज़ की हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती हैं, फोटॉन्स की हो सकती हैं। सो जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा रेज आई उसको बम्बार्डेड कराया एटम के ऊपर, तो फिर उस आपको पूरी इंटीग्रिटीज नहीं जाननी है उसकी, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हम लोग को पता चला। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग को ये पता चला कि जो एटम का मास है, सो मास ऑफ द एटम is present at the center. So एटम का जो मास है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल जो बॉम्बार्डमेंट हुआ, सो रिवर्ट बैक आए थे, वहां से ये पता चला कि भाई सेंटर में ही मास उसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, और क्या पता चला, ये पता चला जो एटम को सेंटर को छोड़कर जो आसपास का इलाका है वहां पर मास बहुत ही कम, नेग्लिजिबल मास प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमको पता चली। तो ये करने के बाद एक प्लैनेटरी थ्योरी आई। उस प्लैनेटरी थ्योरी में ये सारी चीज़ें अजम्पशंस पे चलती हैं, जो अजम्पशन रियल लाइफ में हुई घटना को सॉल्व कर देता है, दैट अजम्पशन बिकम अ प्रिंसिपल पोस्टुलेट। तो इस तरीके से बोला गया कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो हमारा, आप सोलर सिस्टम को ध्यान से समझो। सोलर सिस्टम सबको पता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, बीच में सन है। ठीक है, उस सन को सेंटर मान के जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स अपना इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। ये एक्चुअली ये इस तरीके से है कि अगर मैं बनाता हूँ तो ये हमारा ठीक रहेगा। सर्कल नहीं करेंगे, सर्कल करेंगे तो उसको सिलेक्ट कर लेता है। सो अलग अलग जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं। सो इधर एक प्लैनेट कर दिया, ये प्लैनेट कर दिया। अभी जैसे आप समझो, तो उन्होंने बोला अरे वाह, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके से बता रहा है। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बोला, ये एक्सपेरिमेंट बाद जो थ्योरी जो एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया कि मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। सो दिस इज माय न्यूक्लियस। ठीक है, दिस न्यूक्लियस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू पार्टिकल्स P and N, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दो पार्टिकल्स हैं जो सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये मेरे दो पार्टिकल्स हो गए जो सेंटर में प्रेजेंट है। नाउ ये दो पार्टिकल जो सेंटर में प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रोटेटिंग अराउंड योर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि भाई एटम में एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कितने में कौन सा है क्या नहीं है वो अभी हमारा डिस्कशन नहीं है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है, इतना हम लोगों को ये तीन थ्योरी समझ पढ़ने के बाद समझ में आता है। आप लोग को इतना समझ में आया अभी कि जो आपका एटम है, एटम के मिडिल वाले सेंटर वाले पोर्शन जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जब वहाँ पर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ घूम रहे हैं। ओके, वेरी गुड थ्योरी। उसके बाद एक चीज़ आपको समझना है, एक चीज़ होती है स्पेक्ट्रा।
ठीक है, मैं आपको जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़नी है, आपको स्पेक्ट्रा के बारे में सुनना है। ये बुक में आपके एनसीईआरटी जब आप फॉलो करोगे, मेरे चैनल का नाम है रसायन शास्त्री, और मेरे लिए शास्त्र एक ही एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ नीट एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ो। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने, कि कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल आपने, मैं घर में आपको एक बताता हूँ, आप घर में नोटिस करोगे, अगर मम्मी खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, सपोज सब्जी उबल रही है, अभी थोड़ा सा गिर के गैस पे चला गया, आप देखोगे येलो फ्लेम आ रहा है। तो व्हाई दिस येलो फ्लेम? देखा गया कि जो सोडियम है दैट प्रेजेंट इन योर रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, तो टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, उसमें जो सोडियम है दैट इज माय मैटर ऑफ कंसर्न। तो वो जो सोडियम है वो बेसिकली येलो लाइट एमिट कर रहा है। इस तरीके से देखा गया तो अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग एटम्स को अगर आप किसी तरीके से पर्टअप करते हो, अगर उसको आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच में रखते हो, सो व्हेन atoms are subjected to potential, that is your electrical potential or thermal radiation, then it emits light। अब ये जो लाइट है, इस लाइट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये लाइट आपकी विजिबल लाइट नहीं, आपको पता होना चाहिए। अब आप अब आप 11th-12th में आपको पता होना चाहिए जो लाइट है, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बेसिकली कंपोज ऑफ टू थिंग्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो वो लाइट के कई सारे पोर्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो लाइट की बात की जा रही है, अगर आप उस लाइट के उस पोर्शन को अगर आप देख सकते हो, देन दैट इज अ विजिबल पोर्शन। जिसको आप नहीं देख सकते, विजिबल छोड़ के आप बाकी चीज़ों को नहीं देख सकते। हमारे जो आइज है वो सिर्फ विजिबल वाले पोर्शन के लिए ससेप्टेबल है। सो उसकी बात कर रहा हूँ मैं डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो कौन सी रेडिएशंस आती हैं। गामा रेज होती हैं, उसमें कई सारे, फॉर एग्जाम्पल आप जान लीजिए, आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर करूँगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या क्या आपके साथ में आ रहा है? सबसे पहले होती है गामा रेज, ठीक है। गामा, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, यूवी को पूरा नाम लिखते हैं अल्ट्रा वायलेट, जब जान रहे तो पूरा अच्छी तरीके से जानते रहे। इंफ्रारेड, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। उसके पहले होती है कॉस्मिक। ये मैंने जो सजाया है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा नीचे से। लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ होता है, मैं क्या लैम्डा क्या है वो भी बताऊंगा धीरे धीरे जब हम एनर्जी के बारे में पढ़ लें। तो लैम्डा वेव नंबर के बारे में, उनके डेफिनेशंस क्या होती है, एज वेल एज आपका यूनिट्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सो जो विजिबल पोर्शन है, विजिबल वाला पोर्शन देखो, ये इसको सर्कल नहीं कर सकते हम, सर्कल करने से ये ले लेता है इस तरीके से। जो विजिबल वाला पोर्शन है, विजिबल वाले की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की होती है, ठीक है गाइज। यही जो आप देख पा रहे हो अपनी आंखों से, आप अगर इस वेवलेंथ की रेडिएशन अगर है वही आप देख सकते हो। इस वेवलेंथ की अगर रेडिएशन नहीं है तो आप नहीं देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो जो ये लाइट की बात हो रही है उसकी बात हो रही है। सो हमने देखा, हम अब कहाँ पर थे, हम अपने टॉपिक से थोड़ा भटक गए। ये अल्ट्रा वायलेट अलग चीज़, ये सारी की सारी चीज़ जो रेडिएशन है वो सन में प्रेजेंट है, सन से मिलता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम जनरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप क्या बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ो तो हम देखोगे एक्स जनरेट हो रही है, सॉरी गामा रेज जनरेट हो रही है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। और ये जो माइक्रोवेव और रेडियो वेव है ये हमारे वो रेडियो सिग्नल्स की तरह यूज़ होते हैं। आईआर कहीं यूज़ नहीं होता, थर्मल रेडिएशन की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, सो अभी हम अपने टॉपिक में, बैक टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है जब एटम्स को अगर पोटेंशियल में रखा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कोर्स, या मैग्नेटिक पोटेंशियल ऑल्सो चलेगा, ठीक है, पोटेंशियल में क्रिएट करके रखा गया और फिर अगर थर्मल रेडिएशन दिया गया तो वो लाइट एमिट करती है। सो इस फिनोमेना को समझना है आपको। ये फिनोमेना क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि भाई आपने उसको एनर्जी चेंज किया
उसके बाद कुछ हुआ, एमिशन हुआ। तो एक ये चीज़ हमको समझना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक जो साइंटिस्ट उठ के आते हैं उनका नाम है रिडबर्ग, ठीक है। तो रिडबर्ग ने ये काम करके भाई उन्होंने डेफिनेशन दी, बाद में हम इसको डिराइव भी करेंगे। रिडबर्ग ने क्या कहा था, रिडबर्ग ने जो डेफिनेशन दी उसके हिसाब से देखते हैं। सो रिडबर्ग बोल रहे हैं लैम्डा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा लैम्डा वैम्डा के बारे, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, थोड़ा लैम्डा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, एनर्जी जो होता है वो ई से रिप्रेजेंट होगा। ई इज बेसिकली एनर्जी विच इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एच इज इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू की फ्रीक्वेंसी है जिसकी यूनिट होती है पर सेकेंड और साइकिल हर्ट्स, ओके, हर्ट्स में भी होती है, ठीक है। और सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ओके गाइड। तो यहां से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जहां लैम्डा इज योर वेव लेंथ। जो मैं बता रहा था आपको वो वेव लेंथ के रिस्पेक्ट में वो इस तरीके से है, ओके। एक और टर्म जो यहां पे यूज, सॉरी, एक और टर्म जो हम यहां पर यूज करते हैं वो है वेव नंबर। सो लैम्डा की यूनिट होती है मीटर में, ठीक है, मीटर में यूनिट होती है, बट मीटर इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, लार्ज यूनिट है मीटर। तो हम उसको रिप्लेस करते हैं स्मॉल यूनिट से। आपका फिजिक्स में पढ़ोगे यूनिट्स के बारे में, तो मीटर के बदले नहीं यूज करेंगे नैनोमीटर, स्मॉल यूनिट नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻8 मीटर और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये वाला यूनिट ज़्यादा इजी है हमारे यूज़ करने के लिए। सो एक और है न्यू बार वेव नंबर विच इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा वेव नंबर का जो यूनिट है, ये वेव नंबर हो गया आपका पर मीटर, ओके गाइस। सो एक डेफिनेशन आती है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ओके, और E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, जैसा भी रहे, ठीक है। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। सो अगर आपका एनर्जी बढ़ रहा है सो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी, वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ कम है एनर्जी बढ़ेगी। सो अभी मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने बोला था टॉप टू बॉटम वेवलेंथ बढ़ रहा था। सो आपका होमवर्क है, आप कोशिश करो सेम उसको बताओ मेरे को कि जो स्पेक्ट्रम था, कमेंट सेक्शन में आप बताइए जो स्पेक्ट्रम था हमारा उसमें एनर्जी का क्या रिलेशन है, वो एनर्जी कम हो रही थी या बढ़ रही थी, ओके। सो रिडबर्ग इक्वेशन जो आई, उन्होंने बोला लैम्डा इज इक्वल्स टू आर विच इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है, देखेंगे अभी क्या है उसकी वैल्यू, इनटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, वेयर, अरे यार ये थोड़ा भी, ओके। n1 और n2 क्या है, दीज आर दैट एनर्जी लेवल्स जो हमने बताया कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, वो घूम रहे हैं, जो वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स की बात की जा रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। ये हो गया आपका रिडबर्ग इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ओके। सो n2 is always greater than n1, मतलब पार्टिकल जो है n1 से n2 में चला गया इस तरीके से, हाँ। सो यहाँ पर बहुत सारी सीरीज आई, हाइड्रोजन को जब इस तरीके से थर्मल रेडिएशन दिया गया हाइड्रोजन एटम को। अच्छा एक चीज़ और, हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटॉन, वाई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन क्यों कहते हैं।
काफ़ी जब आप धीरे धीरे आप जब केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन। वाई बताओ आप कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, सो यहां पर कुछ सीरीज आई। सीरीज नंबर 1 आती है लीमैन सीरीज। लेमन सीरीज में क्या बोला, लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/1² माइनस 1/n²। मतलब आप एक नंबर ऑर्बिटल से n इज इक्वल टू 1 से आप 2 में जाओ, 1 से आप 3 में जाओ, 1 से आप 3 में जाओ, 4 में जाओ, वापस भी आओ, 1 से 5 में कहीं भी जाओ आप, ठीक है। सो आप 1 से 2 में जा रहे हो, 1 से 3 में जा रहे हो, 1 से 4 में जा रहे हो, 1 से 5 में जा रहे हो, या अदर वे अराउंड 5 से 1 में आ रहे हो, 4 से 1 में आ रहे हो, 3 से 1 में आ रहे हो, 2 से 1 में आ रहे हो, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड लीमैन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। लीमैन सीरीज, सो उसको लीमैन सीरीज बोलते हैं। दूसरी है बार्मर सीरीज। लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/2² माइनस 1/n²। जहां पे आपका n2 का वैल्यू क्या है, जहां पे आप कौन कौन सी सीरीज देख रहे हो, आप 2 से 3 में जाओ या वापस आओ, 2 से 4 में जाओ वापस आओ, 2 से 5 में जाओ वापस आओ, ये हो गई बार्मर सीरीज। ओके, ये बार्मर सीरीज ही वो सीरीज है जब इसका जो वेवलेंथ कैलकुलेट करके जब हम देख रहे थे, जब देखा साइंटिस्ट ने, तो यही विजिबल पोर्शन में पड़ता है। सो ये एक क्वेश्चन आपका बन गया कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया, अमंग द फॉलोइंग 4 विच वन ऑफ द सीरीज फॉल्स इन विजिबल रीजन, दिस वन इज द फॉल्स इन विजिबल रीजन, बार्मर सीरीज। लीमैन कौन सा पढ़ती है, वो यूवी में पढ़ती है। उसके बाद आती है पैशन सीरीज। आपको समझ ही गए होंगे आप, ये क्या होगा, 1/3² माइनस 1/n²। जहां पे आप 3 से 4 में जाओ या वापस आओ, 3 से 5 में, 3 से 6 में, ठीक है गाइज। ब्रैकेट लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/4² माइनस 1/n²। 4 से 5 में जाओ या वापस आओ, 4 से 6 में जाओ या वापस आओ। लास्ट इज पी फंड। लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1/5² माइनस 1/n²। सो आप 5 से 6 में जाओ वापस आओ, और 6 के बाद इतना दूर तक पहुंचते ही नहीं, इतना बड़ा एटम होता ही, इतना बड़ा एटम के बारे में का स्पेक्ट्रा पढ़ना है बहुत टफ हो जाता है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो अभी मैंने बताया, ये जैसे ये जो 3 सीरीज़ है ये IR में आती है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अभी एक और क्वेश्चन अभी मैं देख रहा था AIBMT में या फिर किसी एक एग्जाम में आया था, उन्होंने बोला था कि लीमैन बार्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड 5 सीरीज़ है। क्वेश्चन ये था कि इनमें से जो सीरीज़ है, आप मुझे बताओ कि सबसे अब आप खुद सोचो कि 2 से 4 में जाना, 2 से 5 में जाना ज़्यादा एनर्जी चाहिए या फिर 3 से 5 में जाने ज़्यादा। ऑफकोर्स 2 से अगर कहीं जाता है, दूर जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी इसको लेना पड़ेगा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा कम रहेगा। 3 से 4 में जाने से एनर्जी थोड़ा कम चाहिए, लैम्डा थोड़ा बढ़ गया। सो आपका अगर लीमैन बार्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड में, लीमैन बार्मर पैशन ब्रैकेट, और हम पी फंड को इस तरह से लिख देते हैं। सो इधर से जब इधर जा रहे हैं, एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड sorry guys, energy is decreasing, lambda increasing। so क्वेश्चन यही था लीमैन बार्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड में। सबसे कम वेवलेंथ वाला लाइंस का, इसका हम, अच्छा लाइंस आप जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें एक बार लाइन उठ के आएगी कि बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये जो आप वेवलेंथ ये देखा ना आप लोगों ने, लीमैन बार्मर पैशन ब्रैकेट, ये इंडिविजुअल वेवलेंथ है। मतलब जब आपने हाइड्रोजन एटम को बाहर से रेडिएशन या फिर पोटेंशियल दिया, तो वो इस तरीके से अपने स्पेक्ट्रल लाइन शो करेगा। इनका नाम है लीमैन बार्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड। ये स्पेक्ट्रल लाइन्स है, एक लाइन्स उठ के आपके हाथों में आएगी। अगर आपने उसको पोटेंशियल दिया तो ये पोटेंशियल या फिर आप थर्मल रेडिएशन दोगे तो क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स, आप ध्यान से समझो पहले क्या हो रहा है। जब आपने पोटेंशियल दिया उसको या फिर थर्मल रेडिएशन दिया तो ऑलरेडी एनर्जी आपने बाहर से सप्लाई करी। जब आप एनर्जी बाहर से सप्लाई करोगे सो योर एटम विल बी एक्साइटेड, ठीक है। सो आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई करी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल और थर्मल, सो एक्साइट हो गया। सो एक्साइट हो रहा है क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, चले गए ऊपर। ऊपर जाके जो चले गए एक्साइटेड जो गए, स्टेबल तो नहीं है ना, सो वापस आना पड़ेगा। और जब वापस आएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम बैक फ्रॉम, कम बैक नहीं बोलेंगे, द एक्चुअल वर्ड इज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, इट एमिट्स, सॉरी ये थोड़ा पेन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इट एमिट्स रेडिएशन। अब इन्होंने रेडिएशन एमिट करी, इसीलिए इसका नाम है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाई एटॉमिक, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, सो इट इज एटॉमिक। वाई एमिशन, बिकॉज ऑलरेडी आपने थर्मल रेडिएशन डाल के अपने एटम को एक्साइट कर दिया है, वो ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल पे है। सिस्टम इज लाइक दिस, आप थोड़ा इसको ध्यान समझ लो, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। सिस्टम इज लाइक दिस कि पहले यहाँ पर था, ठीक है, दो एनर्जी लेवल से, एक ये पहले यहाँ पर था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर था, अपने बाहर से एनर्जी सप्लाई करी, वो यहाँ चला गया, ठीक है। दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। आप अभी ये मत समझो n इक्वल टू कौन सी वैल्यू पे ये है, या n इक्वल टू कौन सी वैल्यू पे ये, आपको ये अभी समझने की जरूरत नहीं। आप बस ये समझो कि थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, क्योंकि वही बार बार हम लाइंस के बारे में बोल रहे हैं। लाइंस क्या है, तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस है। सो अभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया एक्साइटेड स्टेट में, जब ये वापस नीचे आएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, सो इट विल एमिट रेडिएशन। वही रेडिएशन है आपकी लीमैन, बामर, पैशन, ब्रैकेट या फिर पीफन। इसीलिए हम इसको पूरी थ्योरी को बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है, इस फेनोमेना को बोला जाता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एटॉमिक क्यों, एटम की बात कर रहे हो, एमिशन क्यों, एमिशन हो रहा है जब हायर लेवल से लोअर लेवल में आया। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या, इस वर्ड को आप अभी जस्ट देख लीजिए, इस वर्ड को मैं अच्छी तरीके से बाद में डिस्कस करूंगा। सो आप ये समझ गए, लीमैन, बैरल, पैशन, ब्रैकेट, पीफन के बारे में समझ गए। सो अब आप क्वेश्चन लगाओ, 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं, आप वो लगाइए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं एनर्जी कैलकुलेशन और रेडियस, दैट इज एनर्जी कैलकुलेशन में हम मोमेंटम भी रहेगा हमारा, और हमारा एनर्जी कैलकुलेशन के साथ रेडियस कैलकुलेशन मतलब लोकेशन कैलकुलेशन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।